स्वागत दोस्तों, के सामने होते हो के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। आखिरकार बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री ने मंत्रिमंडल से दे दिया है इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक और मुख्यमंत्री जमीनों के घोटाले के मामले को लेकर पकड़ा गया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर जमीनों की हेरा फेरी और जमकर जमीन खरीदी का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नया नियम लागू कर सकती है, जिससे कई सारे नेताओं की भी चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों बताएंगे पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी क्यों सख्त कदम उठा रही है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विरोध में नहीं है, बल्कि अन्य यानी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में भी है, चाहे सिख समाज हो या फिर ईसाई समाज भी हो। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद जॉर्ज कुरियन ने अचानक से अल्पसंख्यक विभाग से अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों यानी अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री MOS के पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा देते हुए लगभग 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगा जोरदार तरीके का झटका, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज में कुछ लोगों को मंत्री का पोस्ट दिया। दोस्तों यानी चाहे ईसाई समुदाय का व्यक्ति हो या फिर सिख समुदाय का व्यक्ति हो, उन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे केरल के जॉर्ज कुरियन। दोस्तों इसके बाद ईसाई समुदाय के बीच में बीजेपी मैसेज भेजना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री भी ईसाई समाज के व्यक्ति को बना रही है और इसे बीजेपी कहीं ना कहीं केरल के चुनाव के अंदर ईसाई समाज का वोट लेने की इच्छा जाहिर कर रही थी। दोस्तों बीजेपी को लग रहा था कि 2026 के अंदर जो चुनाव होंगे केरल के अंदर, उसमें ईसाई समाज बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाएगा और राज्य के अंदर भाजपा की सरकार बन जाएगी। दोस्तों लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बंपर जीत हासिल की जब कांग्रेस पार्टी को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समाज ने जमकर वोट किया। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा की सारी उम्मीदें टूट गई कि केरल में उनको दूर दूर तक क्रिश्चियन समाज के लोग समर्थन करेंगे। दोस्तों क्योंकि इस बार भी क्रिश्चियन समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अंगूठा दिखा दिया। दोस्तों इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्रिश्चियन समाज का एक चेहरा जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था जॉर्ज कुरियन, उनको राज्यसभा भेजने से मना कर दिया गया, यानी इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और इनको मंत्री बने रहने के लिए जल्द से जल्द राज्यसभा का मेंबर बनना था। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अब ये काम नहीं करेंगे। दोस्तों और एक और इस्तीफा रवनीत सिंह बिट्टू का होने जा रहा है, क्योंकि उनको भी राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसका मतलब उनको 6 महीने के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब कुछ ही दिनों में उनका इस्तीफा भी जल्द आने वाला है, यानी सिख समाज से आने वाले भी एक व्यक्ति का इस्तीफा जल्द होने वाला है। तो कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले 2 समाज से आने वाले व्यक्ति, जिसमें ईसाई और सिख समाज के व्यक्ति को बीजेपी अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा रही है। दोस्तों ऐसे में भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी मीडिया में दी गई है। दोस्तों जॉर्ज कुरियन 66 साल के नेता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कार्ड खेल रहे थे केरल के अंदर ईसाई समाज का वोट लेने के लिए, वो कार्ड नहीं चला, तो चुके से उस कार्ड को ही हटा दिया गया, यानी एक तरीके से मंत्री को पोस्ट से हटा दिया गया और इस पर कोई गोदी मीडिया वाला सवाल नहीं पूछ रहा कि एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के नाम पर बीजेपी ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया था, तो 5 साल तो उनको काम करने देते, मंत्री रहते, तो इस समाज के बीच में मैसेज जाता कि उनका भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति केंद्र की सरकार में है। बेशक वो बीजेपी की मानसिकता का है, लेकिन फिर भी नाम के लिए ही सही, कम से कम प्रतिनिधित्व तो है ही, लेकिन वो भी मामला एकदम अब खत्म हो चुका है। दोस्तों देश के अंदर मुस्लिम समाज के बाद सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज अगर कोई है तो वो ईसाई समुदाय है। दोस्तों ऐसे में उत्तर पूर्व के जितने राज्य हैं उसमें से ज्यादातर राज्यों के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, दोस्तों ईसाई समुदाय के लोग हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन समाज का एक भी मंत्री अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहती है, जो साफ तौर पर पूरे समाज का मान है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार का सेवानिवृत्त जज से जांच करवाने के फैसले को न्याय की आंख में धूल झोंकने जैसा बता रहे हैं। मामले की जांच सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई। वे रविवार को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत बिलौटी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय भरत तिवारी की माँ आशा देवी और स्वजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। दोस्तों इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झोली भरकर वोट
लेकर सरकार को सत्ता में लाने का काम किया, उसी गांव के लोगों की हत्या कराई जा रही है। यदि सरकार में आत्मबल होता तो घटना में शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता। फर्जी मुठभेड़ का पूरा मामला बताते हुए अखिलेश सिंह ने दावा किया कि भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ का शिकार हुए हैं और इस घटना में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भरत भूषण तिवारी के न्याय की मांग को लेकर प्रचंड तरीके से मैदान में उतरी हुई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटाई गई ममता बनर्जी अरूप रॉय को मिल गई है कुर्सी। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये की तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान के बीच बागी गुट ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए बागी विधायकों ने एक बैठक की दोस्तों और बैठक में ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष के पोस्ट से हटा दिया गया। साथ ही पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया। कोलकाता में आयोजित एक विशेष बैठक में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने नई कार्यकारिणी का गठन का ऐलान करते हुए पूर्व मंत्री अरूप रॉय को ऑल इंडिया चेयरमैन नियुक्त कर दिया। दोस्तों ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में इस बैठक के 20 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का ऐलान किया गया। दोस्तों सूत्रों के अनुसार बैठक में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मौजूद सदस्यों ने सहमति जता दी और बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान पारित एक प्रस्ताव के जरिए अभिषेक बनर्जी को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव पर कथित तौर पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। बागी गुट का दावा है कि संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर यह कदम उठाया गया है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचलें पैदा कर दी है दोस्तों। और तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व की ओर से अभी तक इस दावे या फैसले को लेकर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विवाद अभी और आगे बढ़ने वाला है क्योंकि इतनी जल्दी पार्टी पर कब्जा नहीं करने दिया जा सकता दोस्तों। खासकर जो विधान मंडल के लोग हैं वे लोग बैठकर तय कर लेंगे कि पार्टी किसके पक्ष में होगी और ये मान लिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कुल भूमि स्वामित्व रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदार के पास 245 प्लॉट में 335 एकड़ जमीनें हैं, जिसमें नीलेश यादव 108 एकड़ पर कब्जा किए हुए हैं। गोविंद यादव के पास 47 एकड़ है। मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री के पास 17 एकड़ जमीन है। सीमा यादव 17 एकड़, उनके बेटे यानी मोहन यादव के बेटे वैभव यादव के पास 17 एकड़ और ऐसे ही उनके परिवार से जुड़े लोगों के पास लगभग 335 एकड़ जमीन है दोस्तों। और इस मामले में 4 रियल एस्टेट कंपनी का जिक्र है। इनमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी सीमा यादव यानी मोहन यादव की पत्नी और खुद मोहन यादव की है। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव और पुत्र वैभव से 25 एकड़ जमीन जुड़ी हुई है। वहीं पर मोहन यादव की बहन कलावती की भाभी सुनीता से 47 एकड़ जमीन जुड़ी हुई है। 3 अलग अलग कंपनियों में परिवार के करीबी रिश्तेदारों की बड़ी भूमिका है दोस्तों। मोहन यादव के मंत्री रहने और फिर मुख्यमंत्री बनने के दौरान कई सारे रोड प्रोजेक्ट इन जमीनों के इर्द गिर्द निकले हैं, तो जमकर भविष्य को देखते हुए जमीनें खरीदी गई है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तरीके से एक चार्ट बनाकर बताया है कि आखिर यह मामला किस प्रकार का है। मोहन यादव के परिवार का जमीन घोटाला। मोहन यादव 17 एकड़ और उनकी पत्नी 11 एकड़, बेटे 17 एकड़ यानी वैभव यादव जो है वो 17 एकड़ के साथ हैं। ऐसे ही उनकी जो बहू है, पत्नी है दोस्तों, उनके पास 10 एकड़ जमीन है। इसके बाद मोहन यादव के चचेरे भाइयों का जिक्र किया गया है और चचेरे भाइयों के भी पत्नी और बेटे का जिक्र किया गया है। तो ये एक लंबा ट्री है दोस्तों, यानी हर तरफ जमीन ही जमीन दिखाई दे रही है। और ये सारी जमीनें मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर खरीदी गई है दोस्तों। और कई सारे प्रोजेक्ट पास करने, उसके इर्द गिर्द में जमीन खरीदना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जुड़ लिखकर साथ साथ अब सवाल ये उठ रहा है कि मोहन यादव को लेकर जो ये बड़ा खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, क्या ये खुलासा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से किसी व्यक्ति ने करवाया है ताकि मोहन यादव को पोस्ट से हटाया जाए? इस पर जो चर्चाएं हैं दोस्तों वो ये कि मध्य प्रदेश के एक बड़े उद्योगपति एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ स्कूल में पढ़ते थे, बचपन से उन दोनों की दोस्ती थी। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उस उद्योगपति ने नेताजी की आर्थिक सहायता की थी। यहाँ तक कि वर्ष 1991 में उनकी शादी कराने में भी उद्योगपति की अहम भूमिका रही। बाद में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने उद्योगपति मित्र का कर्ज उतारने के लिए प्रदेश में कई टेंडर, हाईवे और फ्लाईओवर जैसे बड़े बड़े काम उनकी कंपनी को दिलवाए। फिर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए, उद्योगपति को टेंडर मिलने कम हो गए। वर्ष 2025 में उस उद्योगपति के यहाँ पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और कहा जाता है कि इस रेड के पीछे नए मुख्यमंत्री का हाथ था। बस फिर क्या था, उस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पुराने कर्ज का बदला चुकाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में नए मुख्यमंत्री की पूरी कहानी सबके सामने रख दी। दरअसल दोस्तों जिस मुख्यमंत्री और जिस उद्योगपति का जिक्र किया जा रहा है वो शिवराज सिंह चौहान है और जिस उद्योगपति का नाम लिया जा रहा है दोस्तों वो दिलीप साहू है, जिनके यहाँ छापा पड़ा था। तो इस तरीके से पहलियों के हिसाब से ही बताया जा रहा है कि कैसे आपस में इनके राड चल रही है दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।